देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अंकित। बनाओ अकाउंटिंग इक्वेशन, बनाओ फॉर्मेट सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। बनाओ फॉर्मेट बनाओ। बन गया? देखो क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। कह रहा है बिजनेस स्टार्ट करा कितना, 1 लाख रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो डेट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। तो लिखो यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैपिटल आ जाएगी कितने की? 1 लाख की। कैपिटल आ जाएगी 1 लाख की। इससे आपकी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपकी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिजनेस में क्या आ रहा है? कैपिटल आ रही है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो बिजनेस में कैश के नाम का एक करंट एसेट आ जाएगा, कितने अमाउंट का? 1 लाख रुपीज का। बिजनेस में कैश के नाम का एक करंट एसेट आ जाएगा, कितने अमाउंट का? 1 लाख रुपीज का। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 लाख रुपीज की तो कैपिटल, अदर लाइबिलिटी जीरो, और 1 लाख रुपीज का कैश। लिखिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? पेड रेंट इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है पेड रेंट इन एडवांस? समझना ध्यान से। लिखा है 3000 का रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये रेंट है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। किसी भी एक्सपेंस के लिए बोल रहे ना पेड इन एडवांस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्सपेंस है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, बट हमने इसको करंट ईयर में पे कर दिया। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं पेड रेंट इन एडवांस। और आपको याद है क्या मैंने क्या वर्ड समझ बताया था? कि जो एक्सपेंसेस अपन एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, वो खर्चे जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, बट हमने उनको करंट ईयर में ही पे कर दिया। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? असेट होता है। और असेट में कौन सा असेट होता है? करंट असेट होता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एग्जाम में आएगी। तो अपन ने रेंट पे करा इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे करा, तो क्या हम इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे क्या? बताओ ये क्या कैपिटल में से माइनस होगा क्या, ये रेंट आपने जो एडवांस में पे करा है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, कैपिटल में से क्या माइनस होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस? ओनली दोज रेवेन्यू एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू योर करंट ईयर। केवल वही रेवेन्यू एक्सपेंस जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड हैं, वही रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, उन्हीं रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अपन कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये जो रेंट है ये आपने नेक्स्ट ईयर का रेंट है जो इस साल पे कर दिया, तो ये अगले साल का खर्चा है, ये इस करंट ईयर का खर्चा नहीं है, इसलिए ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। इससे आपकी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रेंट पे करा है,
तो रेंट काय में से पे करा होगा, इस कैश में से तो पे करा होगा, तो इससे आपका ये कैश कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 3000 से। और एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में पे कर देते हो, इट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके असेट होते हैं। अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया, मतलब आगे पे नहीं करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में आपको इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, असेट हो गया। असेट में कौन सा असेट हो गया, करंट असेट। तो प्रीपेड रेंट के नाम का, प्रीपेड रेंट के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने अमाउंट का, 3000 रुपीज का। बताओ समझ में आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, किसी भी एक्सपेंस के लिए अगर लिखा है इट इज पेड इन एडवांस, तो पहली बात तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं होगा, कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। कहाँ से माइनस होगा, आपने रेंट पे करा, कोई भी एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पे करा है, तो पेमेंट अगर कैश में से करा है, तो इससे एक तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, और ये जो एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, इट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या होता है, असेट होता है। और असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट होता है। तो प्रीपेड रेंट के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने रुपए का, 3000 रुपीज का। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 लाख रुपीज की तो कैपिटल, अदर लाइबिलिटी जीरो, 1 लाख का कैश था, 3000 चले गए, तो 97,000 रुपीज का तो कैश, और 3000 का प्रीपेड रेंट। बताओ समझ में आई क्या बात, क्लियर है राघव, लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये, कि हम एक्सपेंसेस अगर एडवांस में पे कर देते हैं, तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो याद रखनी है, किसी भी एक्सपेंस के लिए कह रहा है पेड इन एडवांस, का मतलब ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस था जो इस करंट ईयर में आपने पे कर दिया। तो कैपिटल में से केवल करंट ईयर का ही रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करना है, अगले साल का कोई रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस नहीं करना। तो इसलिए इसको कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। पे करा है तो पे काय में करा होगा, कैश में, तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा। और अगले साल का पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर के खर्चे जो इसी साल पे कर देते हैं वो कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपका असेट। और असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट। तो प्रीपेड रेंट के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने का, 3000 रुपीज का। लिख लिया गया। नेक्स्ट पढ़ो। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। आपने गुड्स परचेज करे कैश में कितने के, 50,000 रुपीज के, और 40,000 के गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज करे हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो अपन ने क्या करा, परचेज करे गुड्स कैश और क्रेडिट में, तो इससे आपकी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपकी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 40,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करें, तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो वो सामने वाला पर्सन हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो बिजनेस में क्रेडिटर के नाम की करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, कितने की, 20,000 रुपीज की। आपने 50,000 के गुड्स कैश में परचेज करें, तो इससे आपका ये जो कैश बैलेंस है ये कम हो जाएगा, कितने से, 50,000 रुपीज से। इससे आपके प्रीपेड रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या परचेज करें बिजनेस में, गुड्स परचेज करें। गुड्स क्या होते हैं, हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक हमारा असेट होता है, असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट। तो बिजनेस में स्टॉक के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने का, 20,000 का तो क्रेडिट में लिया है, 50,000 का कैश में, तो 70,000 रुपीज का स्टॉक आ गया, जो कि हमारा करंट असेट होता है। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 लाख की कैपिटल, 20,000 के क्रेडिटर, 47,000 का कैश, 3,000 का प्रीपेड रेंट, और 70,000 रुपीज का स्टॉक। समझ में आई क्या बात, लिखो।
हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, पॉइंट नंबर 5, नहीं 4, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000 कॉस्टिंग रुपीज 40,000। कह रहा है 40,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स अपन ने 80,000 रुपीज में सेल करे कैश में। 40,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स अपन ने 80,000 रुपीज में सेल करे, वो भी काय में, कैश में। तो 40,000 के गुड्स, 40,000 के गुड्स कितने में सेल कर रहे हो, 80,000 में सेल कर रहे हो। तो इससे आपको 40,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इससे आपको 40,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट होता है इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 40,000। इससे आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश। आपने ये गुड्स कैश में सेल करें 80,000 रुपीज, 40,000 के गुड्स 80,000 रुपीज में सेल करें काय में, कैश में। तो योर कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 80,000। आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 80,000 से। इससे आपके प्रीपेड रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक, तो 70,000 रुपीज का स्टॉक था, आउट ऑफ 70,000 आपने 40,000 रुपीज का स्टॉक सेल कर दिया। तो इससे आपका स्टॉक कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 40,000 रुपीज से आपका स्टॉक कम हो जाएगा। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी 1,40,000 की कैपिटल, 20,000 के क्रेडिटर, 1,27,000 का कैश, 3,000 का प्रीपेड रेंट और 30,000 का स्टॉक। समझ में आई क्या बात? लिखिए। लिख लिया। हो गया। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है पेड सैलरी इन कैश 4,500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितने की, 1,000 की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो अपन ने सैलरी पे करी कितने की, 4,500 की, और 1,000 की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है। अब ये 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है, ये 1,000 की सैलरी है जो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर में ड्यू हो चुकी है, बट मैंने इसको करंट ईयर में पे नहीं करा, बट एक्रूअल कंसेप्ट हमसे क्या कहता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड हो, वेदर पेड और नॉट, आपको उसे अपनी बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये जो 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक आपने पे नहीं करी है, तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट ये भी क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। और मैंने आपको बताया था हम कैपिटल में से क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करते हैं। कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस, करंट ईयर का, और करंट ईयर का सारा रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करते हैं, वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर पेड और नॉट पेड। तो 4,500 की सैलरी तो आपने पे कर दी और 1,000 की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो 1,000 है ये भी आपकी सैलरी करंट ईयर की है जो करंट ईयर में पे नहीं हुई, बट कैपिटल में से करंट ईयर का सारा खर्चा माइनस होगा, चाहे पे कराओ या ना पे कराओ। तो 4,500 की सैलरी तो पे कर दी, 1,000 की सैलरी और है जो कि करंट ईयर की है बट करंट ईयर में पे नहीं हुई। तो मेरे करंट ईयर की टोटल सैलरी कितनी हो गई, 5,500। मेरे करंट ईयर की टोटल सैलरी कितनी हो गई, 5,500। और कैपिटल में से करंट ईयर का सारा एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो ये कैपिटल में से कितना माइनस होगा, 5,500। इससे आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये अभी तो पे नहीं करी बट फ्यूचर में पे करनी है, और फ्यूचर में जो अमाउंट हमें पे करना होता है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी।
तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम की एक करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, कितने की? 1000 रुपीज की। कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कितनी सैलरी पे करी है? 4500। तो इससे योर कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय कितना? 4500। इससे आपके प्रीपेड रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या ये? तो आउटस्टैंडिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी पक्का आएगा एग्जाम में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। एक तो वो कैपिटल में से माइनस होते हैं, और उसको एज अ करंट लाइबिलिटी आप शो करते हो, एज अ करंट लाइबिलिटी आप शो करते हैं। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी 1,34,500 की तो कैपिटल, 20,000 के क्रेडिटर, 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1,22,500 का कैश, 3,000 का प्रीपेड रेंट, और 30,000 रुपीज का स्टॉक। 30,000 रुपीज का स्टॉक लिखिए। हो गया? नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, क्या लिखा है? बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। कह रहा है पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेस करी 30,000 रुपीज की। तो पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेस करें तो ये आपकी ड्राइंग्स हो गई, ये आपकी क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ड्राइंग्स मेड। तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं, एक तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो एक तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा कितना? 30,000। इससे आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 30,000 की ड्राइंग्स करी तो काय में से करिए? कैश में से। तो योर कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय 30,000। इससे आपके प्रीपेड रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो योर न्यू इक्वेशन, ये आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या होगी? 1,04,500 रुपीज की कैपिटल, 20,000 के क्रेडिटर, 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, 92,500 का कैश, 3,000 का प्रीपेड रेंट, और 30,000 रुपीज का स्टॉक। समझ में आई क्या बात? लिखिए इसको। हो गया? डन? हेलो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द अकाउंटिंग इक्वेशन। नए पेज पे बनाना है इसका फॉर्मेट, न्यू पेज पे। फुल पेज का बनाओ,
फुल पेज का। फुल पेज का फॉर्मेट बताइए। हो गया। पढ़ो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कह रहे हैं अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर जो भी टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, दैट टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा 2,30,000 का कैश से, 1 लाख के गुड्स से और 2 लाख की बिल्डिंग से। यानी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा? 5,30,000 इन्वेस्ट करे। कितने इन्वेस्ट करे? 5,30,000 इन्वेस्ट करे। तो ये जो 5,30,000 है, ये आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। ये आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। तो लिखो यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। कितने की कैपिटल हो गई? 5,30,000 की कैपिटल हो गई। इससे आपकी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस में कैश के नाम का बिजनेस में कैश के नाम का एक करंट एसेट आ जाएगा। कितने का? 2,30,000 रुपीज का। 2,30,000 रुपीज का। बिजनेस में स्टॉक के नाम का, बिजनेस में क्या आ रहे हैं? 1 लाख के गुड्स आ रहे हैं। गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक आपका असेट होता है। असेट में कौन सा असेट होता है? करंट असेट। तो बिजनेस में स्टॉक के नाम का एक करंट एसेट आ जाएगा। कितने का? 1 लाख का। और बिजनेस में क्या आ रही है? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स असेट होते हैं। तो बिल्डिंग के नाम का एक फिक्स असेट आ रहा है। कितने का? 2 लाख का। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5,30,000 की कैपिटल, 2,30,000 रुपीज का कैश, 1 लाख का स्टॉक और 2 लाख की बिल्डिंग। लिखिए। हो गया। नेक्स्ट पढ़ो। ही परचेज गुड्स फॉर कैश। कह रहे गुड्स परचेज करे कैश में। कितने के? 50,000 के। तो 50,000 रुपीज के गुड्स कैश में परचेज करे। तो 50,000 के गुड्स अपन कैश में परचेज कर रहे हैं। तो इससे हमारी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 के गुड्स कैश में परचेज करें, तो इससे हमारा ये जो कैश है, ये कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कितने से? 50,000 रुपीज से। और 50,000 रुपीज के क्या परचेज करें? गुड्स। गुड्स क्या होता है? स्टॉक। तो इससे हमारा ये जो स्टॉक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। कितने रुपए से? 50,000 रुपीज से। इससे हमारी बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगी हमारी न्यू इक्वेशन? 5,30,000 की तो कैपिटल, 1,80,000 रुपीज का कैश, 1,50,000 रुपीज का स्टॉक और 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग। 2 लाख की बिल्डिंग। लिखिए।
हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, पॉइंट नंबर थर्ड। कह रहा है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000 एट 35। कह रहा है 20,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 35,000 में सेल कर दिए कैश में। तो 20,000 के गुड्स 35,000 में सेल कर रहे हो, तो इससे आपको 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इससे आपको 15,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन ने क्या करे, अपन ने 20,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 35,000 में सेल कर दिए, तो इससे आपको 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट होता है इट विल बी एडेड इन द कैपिटल, तो ये कैपिटल में ऐड कर देंगे प्रॉफिट 15,000 का। इससे आपकी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गुड्स अपन ने कैसे सेल करें, कैश में। तो गुड्स सेल कर रहे हो कैश में, तो इससे आपका कैश, इससे बिजनेस में कैश आएगा। गुड्स को सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा। तो कितने रुपए में सेल करें, 35,000 रुपीज में गुड्स सेल करें, तो इससे आपका ये जो कैश बैलेंस है इट इज इंक्रीज बाय 35,000, इट इज इंक्रीज बाय 35,000। अब ये जो स्टॉक है आपका 1,50,000 का, इस 1,50,000 रुपीज के स्टॉक में से आपने 20,000 रुपीज का स्टॉक सेल कर दिया, तो इससे आपका ये स्टॉक कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से कम हो जाएगा। इससे आपकी बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी 5,45,000 रुपीज की कैपिटल, अदर लाइबिलिटी जीरो, 2,15,000 रुपीज का कैश, 1,30,000 रुपीज का स्टॉक और 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग। समझ में आई क्या बात, लिखिए। हो गया। टर्न। नेक्स्ट पढ़ो, फोर्थ। लिखा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। सुनो अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बार बार काम आएगी ये चीज। किसी भी ट्रांजेक्शन में जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या जिसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं, उसका नेम अगर मेंशन है इट मींस इट इज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। किसी भी ट्रांजेक्शन में जिससे गुड्स अपन परचेज कर रहे हैं या जिसको गुड्स अपन सेल कर रहे हैं, उस पर्सन का अगर नेम अगर मेंशन है ट्रांजेक्शन में, इट मींस इट इज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। जैसे पॉइंट ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है। गुड्स किससे खरीदे, एक्स से, तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है। इट मींस ये गुड्स हमने एक्स से क्रेडिट में परचेज करे हैं। इट मींस हमने ये गुड्स एक्स से काय में परचेज करें, क्रेडिट में परचेज करें। कितने के, 50,000, कितने के, 55,000 रुपीज के। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो सामने वाला पर्सन हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो परचेज करे गुड्स क्रेडिट में, तो इससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस में क्रेडिटर के नाम की एक करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 55,000 की। गुड्स को क्रेडिट में परचेज कराए तो इससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स। गुड्स क्या होता है, स्टॉक। तो इससे आपका ये स्टॉक जो है ये इंक्रीज हो जाएगा 55,000 से, और इससे आपकी बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 5,45,000 की तो कैपिटल, 55,000 के क्रेडिटर, 2,15,000 का कैश, 1,85,000 का स्टॉक और 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग। समझ में आई क्या बात, लिखो।
हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या लिखा है आगे। ही सोल्ड he sold goods to Z costing rupees 52,000 for 60,000। तो जिसको गुड्स सेल कर रहे हैं उस पर्सन का नाम दे रखा है Z। तो जिस पर्सन को गुड्स सेल कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज क्रेडिट सेल। ये हमारी क्रेडिट सेल है। अभी क्या समझाया कि जिस पर्सन से गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस पर्सन का अगर नेम अगर उस ट्रांजेक्शन में मेंशन है, इट मींस इट इज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। इट इज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। तो जिससे अपन ने गुड्स परचेज करें उस पर्सन का नाम दे रखा है जेड। इसका मतलब हमने जेड को गुड्स क्रेडिट पे सेल करें। कितने? 52,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 60,000 में। तो 52,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 60,000 में सेल कर रहे हो, तो इससे आपको 8,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन ने गुड्स सोल्ड करे क्रेडिट में, कितने के? 52,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 60,000 में सेल करे, तो इससे आपको 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट होता है इट विल बी एडेड इन द कैपिटल, उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। इससे आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स को क्रेडिट पे सेल कराए तो इससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक 1,85,000 का स्टॉक था, 1,85,000 के स्टॉक में से 52,000 का स्टॉक आपने सेल कर दिया, तो इससे आपका स्टॉक कम हो जाएगा 52,000 से। इससे आपकी बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो सामने वाला पर्सन हमारा क्या कहलाता है? डेटर। डेटर हमारा असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है? करंट असेट होता है। तो बिजनेस में डेटर्स के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने अमाउंट का? 60,000 रुपीज का। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 5,53,000 की तो कैपिटल, 55,000 की क्रेडिटर, 2,15,000 का कैश, 133,000 का स्टॉक, 2 लाख की बिल्डिंग और 60,000 रुपीज के डेटर्स। समझ में आई क्या बात? डन हो गया। नेक्स्ट पढ़ो। सिक्स्थ, ही पेड कैश टू एक्स इन फुल सेटलमेंट 53,000। एक्स कौन था? एक्स कौन था? ट्रांजेक्शन नंबर 4 में देखो एक्स कौन था जिससे अपन ने अपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट में परचेज करे थे 55,000 में। तो एक्स हमारा क्रेडिटर था, तो हमें एक्स को कितना पे करना है? 55,000 पे करना है। कह रहा है 53,000 रुपीज पे करके ही फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जो पे करना था वो अभी पे कर दिया, अब आगे इससे इससे ना तो कुछ लेना है ना देना है। तो बात आती है 55,000 देने थे, केवल 53,000 देके फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट मतलब अब आगे इसको और कुछ नहीं देना। तो 55 के बदले में 53 देके सेटलमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स से 2,000 रुपीज का क्या करा? डिस्काउंट रिसीव करा। हमने एक्स से 2,000 का क्या रिसीव करा? डिस्काउंट रिसीव करा। तो ये डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो एक्स से, तो ये आपकी इनकम हो गई ना। 55,000 पे करने थे, केवल 53,000 ही पे करने पड़ रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। तो ये 2,000 का डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो। तो ये जो डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो ये आपकी इनकम हो गई। और ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम्स होती हैं उसको अपन कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये जो 2,000 का डिस्काउंट आपने रिसीव करा है इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। ये जो क्रेडिटर थे 55,000 ये पूरे खत्म हो गए।
फुल सेटलमेंट हो गया, ये पूरे खत्म हो गए, तो क्रेडिटर खत्म हो गए पूरे के पूरे 55,000। और इनको कितना अमाउंट पे करा है? 53,000 पे करा है। तो योर कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय कितना? 53,000। आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा कितने से? 53,000 से। इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी 5,55,000 की कैपिटल, क्रेडिटर खत्म हो गए, जीरो हो गए, कैश कितना रह गया? 1,62,000, स्टॉक कितना है? 133, बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख, और डेटर्स कितने हो गए? 60,000 रुपीज के। समझ में आई क्या बात? लिखो। हो गया? डन। हो गया? नेक्स्ट पढ़ो। सैलरी पेड बाय हिम। तो सैलरी है, सैलरी तो हर महीने पे करनी पड़ेगी। तो वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस में रेगुलर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो सैलरी पे करी, तो सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इससे आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी पे करिए कैश में, तो इससे योर कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय कितना? 20,000। इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेटर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ यू न्यू इक्वेशन विल बी 5,35,000 की कैपिटल, क्रेडिटर खत्म हो गए, 1,42,000 रुपीज का कैश, 1,33,000 रुपीज का स्टॉक, 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग, और 60,000 रुपीज के डेटर्स, 60,000 रुपीज के डेटर्स। लिखो। डन। हो गया? हो गया राघव? नेक्स्ट देखो, 8th, रिसीव कैश फ्रॉम जेड इन फुल सेटलमेंट। जेड कौन था? पॉइंट नंबर 5 में था, जेड हमारा डेटर था। जेड हमारा कौन था? डेटर था, जिसको अपन ने क्रेडिट में गुड्स सेल करे थे, कितने के? 60,000 के। तो कह रहे ये जो जेड है, ये जो जेड है,
ये जो जेड है सिर्फ 59,000 रिसीव करके फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि 60,000 के बदले में केवल 59,000 रिसीव कर लिए, अब आगे और कुछ रिसीव नहीं करेंगे इससे। तो यानी इसका मतलब अब हमने इस z को 1,000 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 1,000 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं z को, तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है। अब बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो 60,000 रुपीज लेने थे जेड से, केवल 59,000 रुपीज देके फुल सेटलमेंट कर दिया। यानी हमने 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है जेड को। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इससे आपकी अदर लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, जेड से 59,000 रिसीव हो रहे हैं। तो योर कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय कितना, 59,000। इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेटर पूरे खत्म हो गए, फुल सेटलमेंट हो गया। तो डेटर्स पूरे खत्म हो गए कितने से, 60,000 रुपीज से। तो क्या होगी न्यू इक्वेशन, 5,34,000 की तो कैपिटल, 2,01,000 रुपीज का कैश, 1,33,000 का स्टॉक, और 2 लाख की बिल्डिंग, 2 लाख की बिल्डिंग। डन। नेक्स्ट पढ़ोगे क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। नाइन्थ ट्रांजेक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है कि ये मेरे करंट ईयर का रेंट है जो मैंने करंट ईयर में पे नहीं करा। रेंट आउटस्टैंडिंग मींस ये मेरे करंट ईयर का रेंट है जो मैंने करंट ईयर में पे नहीं करा। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट, ऐसे सारे एक्सपेंस जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, वेदर पेड और नॉट, आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, कि आप अपनी कैपिटल में से रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करेंगे। कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस, जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, और करंट ईयर का सारा रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करेंगे, वेदर पेड और नॉट पेड। तो ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है ये आपके करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। और ये अभी तो पे नहीं करा बट फ्यूचर में तो पे करना है, तो फ्यूचर में जो अमाउंट पे करना होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये आपकी लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम की एक लाइबिलिटी आ जाएगी कितने की, 3,000 रुपीज की। इससे आपके कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बिल्डिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होता है एडजस्टमेंट, उसको एक तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, और उसको एज अ अदर लाइबिलिटी भी क्या करते हैं, शो करते हैं। ये ट्रीटमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। तो क्या होगी न्यू इक्वेशन, 5,31,000 की कैपिटल, 3,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट, 2,01,000 का कैश, 133 का स्टॉक, और 2 लाख रुपीज के डेटर्स। लिखो। हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कमीशन रिसीव बाय हिम। कह रहा है कमीशन रिसीव करा, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, तो जो कमीशन आपको रिसीव हो रहा है ये आपकी क्या है, इनकम है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम्स होती हैं उसको अपन कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कमीशन रिसीव हो रहा है तो इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। इससे आपके आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन काय में रिसीव कर रहे हैं, कैश में, तो इससे योर कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 13,000। इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी 5,44,000 की कैपिटल, 3,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट, 2,14,000 का कैश, 1,33,000 का स्टॉक और 2 लाख की बिल्डिंग, 2 लाख की बिल्डिंग। समझ में आई बात? आगे क्या लिखा है, अमाउंट विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। कह रहा है पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करा, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करा कितना, 2,000, 20,000। तो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 20,000, तो ये आपकी ड्राइंग्स हो गई। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसको अपन कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 20,000। इससे आपके आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपका कैश कम हो जाएगा, कितने से, कैश कम हो जाएगा 20,000 रुपीज से। इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बिल्डिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5,24,000 की तो कैपिटल, 3,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,94,000 का कैश, 133,000 रुपीज का स्टॉक और 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग, 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग। लिखिए। अब आगे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये हमारा एक एक्सपेंस है, ये भी हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है। तो इसको एक तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000, इससे आपके आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपके कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 का, इट मींस आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी कितने से, 10,000 से। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी कितने से, 10,000 से। तो योर फाइनल इक्वेशन इज 5,14,000 की कैपिटल, 3,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,94,000 का कैश, 133 का स्टॉक और बिल्डिंग कितनी रहेगी, 1,90,000 की बिल्डिंग। समझ में आई बात? हो गया? चलिए कल करते हैं आगे का।